एक रूल है जिसपे आप लोग काम करते हैं और आगे भी करेंगे। यह देख लीजिए, जब हमने बात की थी, जब शुरुआत तो कक्षा हुई थी जब ज्योतिष की ही लगभग पांचवा या छठा क्लास रहा होगा, उसमें ही जब हम लोग बात किए थे, तो जो पाप ग्रह हैं वो क्या करते हैं, उस भाव ग्रहों की की हानि स्थिति। करते हैं जिस भी भाव में बैठते हैं। हाँ, और जो वो शुभ ग्रह है, बैठे रहेंगे हाँ, जी। जो शुभ ग्रह है वो जहां हम्म, भी जाएंगे उस घर की वृद्धि करेंगे। ये सामान्य नियम है प्रश्न कुंडली के लिए भी, या हम यदि किसी भी ज्योतिष की पद्धति को लेकर चल रहे हैं वहां भी। जो हम प्रश्न कुंडली की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमने प्रश्न आपसे किया कि भाई हमारा यह सामान चोरी हो गया, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इस कुंडली की बात करें तो इस कुंडली में हमें कौन सी राशि दिखी। सबसे पहले राशि लग्न में दो हम देख रहे हैं, लग्न में दूसरी राशि 2, 5, 8 और 11 कौन सी राशियां हैं, स्थिर हैं। ठीक है, स्थिर राशियां हैं। हम्म, अर्थात सामान आपका चोरी नहीं हुआ है, नहीं हुआ, सामान घर में आपका ही है और स्थिर है, मिल भी घर जाएगा। में ही है, बिल्कुल। अब और वहां पे गुरु बैठे हुए हैं। गुरु बैठे हैं, सामने से चंद्रमा का प्रभाव जा रहा है। क्या लग्न पे किसी पाप ग्रह का प्रभाव है? नहीं है। नहीं नहीं सर। ठीक है, जब पाप ग्रह का प्रभाव हमें वहां नहीं मिल रहा है, तो यह स्थितियां बन रही है कि हाँ उनकी जो चीजें हैं वो उन्हें प्राप्त हो जाएंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये तो चीजों को प्राप्त करने के लिए है। अब आगे जाकर आपके पास प्रश्न आएंगे कि क्या मेरी नौकरी होगी या नहीं होगी, मैं कोर्ट केस लड़ने जा रहा हूं, मैं जीत पाऊंगा या नहीं, क्या वो तो हम मुझे लग्न को धन ही की देखेंगे ना सर। प्राप्ति होगी या नहीं होगी, क्या मेरे घर में जायदाद का बंटवारा हो रहा है तो क्या मुझे भूमि मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सारी चीजों पे आपसे बात की जाएगी, हम्म, प्रश्न आपके पास आएंगे। तो थोड़ा सा पृथु यशा जी ने या सत्याचार्य जी ने या भट्टोत्पल जी ने थोड़ा सा भिन्न कर दिया है, थोड़ा सा भिन्न इन्हें इस प्रश्न कुंडली को बनाया है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न लेकर आया है कोर्ट केस का, कि भाई मुझे कोर्ट केस में मुझे विजय की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। तो जैसा मुझे स्मरण है, मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों से बात की थी क्या, याई के बारे में। याई उसे कहते हैं जो याई। आपके ऊपर, हाँ याई उसे कहते हैं जो आपके ऊपर केस किया हो, या जो सामने से आपसे लड़ने आ रहा हो, उसे याई कहते हैं। ठीक है, स्थिर उसे कहते हैं जो प्रश्न करता है। मान लीजिए मैं आपके पास आया हूं और आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि कोई, इन दो शब्दों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि समझ जाइएगा तो इस कोर्ट केस को समझ जाइएगा। मान लीजिए मैं आपके पास आया हूं और आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि मेरे ऊपर किसी ने कोर्ट केस किया है, तो क्या मुझे विजय की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। मेरे ऊपर किसी ने किया है तो जिसने किया है वो याई हो जाएगा, और मेरे ऊपर किया गया है तो हम अस्थाई हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वही मैं प्रश्न आपसे कर रहा हूं कि मैं किसी पे कोर्ट केस करने जा रहा हूं तो क्या मुझे विजय की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। तो वहां पे मैं याई बन जाऊंगा और वो अस्थाई बन जाएगा। इसका तात्पर्य है कि आगे कौन बढ़ रहा है, जो सामने से आएगा, या फिर कहें जो सामने से आक्रमण करेगा, जो सामने से केस करेगा, वो याई होगा, और जिस पे केस किया जाएगा वो अस्थाई होगा। याई को हम देखते हैं लग्न से, और अस्थाई को हम देखते हैं सप्तम भाव से। याई को हम देखते हैं लग्न से, और अस्थाई को देखते हैं सप्तम भाव से। अब मान लीजिए राहुल जी प्रश्न कर रहे हैं लता जी से कि लता जी मैं किसी पे केस करने जा रहा हूं, तो क्या मुझे विजय की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। तो लता जी किसे देखेंगी, ज्यादा जोर इनका किस पे रहेगा, याई पर या अस्थाई पर। मैं केस करने जा रहा हूँ। हाँ, आप केस करने जा रहे हो,
तो आप याई हो, ना कि आप अस्थाई हो। हाँ, तो ठीक अस्थाई है। तो जोड़ रहेगा इनका। हाँ, लेकिन आप दूसरा प्रश्न यह कर रहे हैं कि मेरे ऊपर किसी ने केस किया है, या मेरे ऊपर केस हुआ है या होने वाला है, उस केस को मैं जीत पाऊंगा या नहीं। तो आप यहाँ अस्थाई बन जाएंगे। याई और अस्थाई कम क्लियर है। आगे फिर हम बढ़ें। जैसे आपने जड़ और जीव को पढ़ा है वैसे ही है। थोड़ा सा उलझन लगेगा, लेकिन जब इसे आप समझ लेंगे तो प्रश्न कुंडली आपकी क्लियर हो जाएगी। हम्म। क्लियर है, आगे बढ़ें। तो चलिए। तो सबसे पहले आपको प्रश्न कुंडली में यह देखना है, खासकर आप रख लीजिए जय विजय के लिए, कोर्ट केस के लिए, जीत हार के लिए आप इस रूल का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न कुंडली में यह देखिए कि लग्न में, सप्तम में और दसम भाव में, लग्न में, सप्तम में और दसम भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हैं, यदि शुभ ग्रह बैठे हैं तो किसकी जीत होगी? जो अस्थाई है उसकी जीत होगी। यदि राहुल जी प्रश्न कर रहे हैं कि मेरे ऊपर किसी ने केस किया है और उनके कुंडली, प्रश्न कुंडली में हमें दिख जाएगा कि लग्न में, सप्तम भाव में और दसम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, तो हाँ हम कहेंगे राहुल जी आपकी जीत हो जाएगी, आप के कोर्ट केस जीत जाएंगे। अब इसका तात्पर्य क्या है? जब लग्न में कोई ऐसा ग्रह, शुभ ग्रह बैठेगा तो उसकी पूर्ण दृष्टि सप्तम पे होगी, जो अस्थाई है। फिर हमने एक रूल पे अभी जस्ट आपसे बात की कि भाई कोई भी ग्रह यदि शुभ ग्रह किसी भी भाव में जाएगा तो उस भाव की वृद्धि करेगा। तो यदि सप्तम में कोई एक शुभ ग्रह बैठा है तो उसकी वृद्धि हो गई। लग्न से सामने सब देख रहा है सप्तम को, उसकी वृद्धि हो गई। और दसम भाव, दसम भाव में साथ में ही कोई ऐसा ग्रह जो शुभ ग्रह हो वो बैठ जाए, तो जो अस्थाई है अर्थात जो सप्तम भाव का कारक है, जिसपे कोर्ट केस हुआ है, वो जीत जाएगा। लेकिन ठीक वही आप इसे दो तरीके से मानकर चलेंगे। जब आपको देखना हो इस कोर्ट केस को, तो जिसने केस किया है वह लग्न कुंडली है, और जिसपे केस हुआ है वो सप्तम भाव है। अब देखिए, जब लग्न कुंडली से सप्तम और दसम में, ये आयु को हम समझ रहे हैं अभी, तो लग्न कुंडली से सप्तम और दसम में हमें शुभ ग्रह मिल रहे हैं, तो क्या उसकी जीत नहीं होगी? यहाँ पे आपका तो प्रश्न आ सकता है भाई कि हाँ जीत हो सकती है उसकी। दूसरा, यदि सप्तम में शुभ ग्रह आ जाए, लग्न से सामने दृष्टि हुई सप्तम पे पड़ रही हो, फिर दसम स्थान, उससे चतुर्थ स्थान। अब उसके चतुर्थ स्थान की भूमिका क्यों दी गई है पता है आपको? इसलिए क्योंकि सप्तम से चौथा, चौथा क्या है? अपना घर है हमारा, हम पे केस किया गया है, कोई हमसे लड़ने आया है, और मेरे घर में ही एक शुभ ग्रह अच्छा जाकर बैठ गया है, तो मुझे मुझे विजय की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ठीक उससे थोड़ा अलग विपरीत जाए और नवम भाव में जाकर मंगल और शनि बैठ जाए, राहु केतु बैठ जाए, पाप ग्रह चले जाए, तो किसकी हार होगी? याई की हार होगी या अस्थाई की हार होगी? लग्न का हार होगा या सप्तम का हार होगा? हम कोर्ट केस या कोई भी, या रख लीजिए झगड़ा करना या फिर किसी भी प्रकार की लड़ाई हम कैसे करते हैं, किस बिना पे करते हैं? हम इसी पे करते हैं ना कि भाई हमारे पास बल है, मेरे पास आत्मबल है, हम लड़ेंगे। लड़ना कौन सा भाव है? तीसरा भाव है। तो सप्तम से तीसरे में यदि मंगल और शनि पाप ग्रह चला जाएगा, सप्तम से तीसरे में पाप ग्रह मंगल और शनि चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? क्या सप्तम जीतेगा या नवम जीतेगा? यहाँ पे दोनों के पास समान स्थितियां बन जाएगी।
सप्तम से तीसरे में और प्रथम से नवम में मंगल और शनि का जाना, या राहु या केतु का जाना, या नवम लग्न से नवम भाव में, सप्तम से तीसरे भाव में इन ग्रहों का जाना, वो यह स्पष्ट कर देगा कि इस व्यक्ति या इस केस का क्या हो जाएगा। वो या तो केस डिसमिस हो जाएगा, या तो केस को कहीं दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन ठीक वहीं, यदि नवम में बुध आ जाए, गुरु आ जाए, या शुक्र आ जाए, बुध आ जाए, गुरु आ जाए, या शुक्र आ जाए, तो यहाँ पे जो सप्तम अर्थात जो अस्थाई है उसकी जीत हो जाएगी। उसकी जीत यहाँ पे सुनिश्चित हो जाएगी। अब क्यों हो जाएगी? क्योंकि बुध हैं, गुरु हैं और शुक्र हैं, ये शुभ ग्रह हैं। ये शुभ ग्रह हैं, और शुभ ग्रह यदि वहां जाएंगे पराक्रम में, तो पराक्रम की वृद्धि करेंगे, ना कि पराक्रम की हानि करेंगे। उस रूल को यहाँ पे मत अप्लाई कर लीजिएगा कि जिस पे हम बात करते हैं लघु पराशरी से या बृहद पराशर होरा शास्त्र से, कि 3 में, 6 में, 10 में, 11 इन 4 भावों में पाप ग्रहों का बैठना अच्छा माना जाता है। इसे यहाँ अप्लाई नहीं कीजिएगा। क्योंकि मैं सदैव उस पे ही आप लोगों से बात करता हूं कि ज्योतिष सरल है और सटीक है, इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। क्योंकि मुझे पता है आपके दिमाग में ये चीजें आ गई होंगी कि भाई तीसरे में मंगल बैठा है, शनि बैठा है, राहु बैठा है, केतु बैठा है, तो और तो लड़ेगा ना। इस रूल को अप्लीकेबल यहां सिर्फ रखिए कि पाप ग्रह बैठ जाएगा तो उसके पराक्रम की हानि कर देगा, यदि शुभ ग्रह बैठ जाएगा तो उसके पराक्रम की वृद्धि कर देगा। दूसरा रूल, इसे समझ गए। अब दूसरा इसी पे कोर्ट केस पे ही बात करेंगे। तीसरे भाव से अष्टम भाव तक, तीसरे भाव से अष्टम भाव तक छह छह भाव आ गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन 6 भावों में यदि आपको शुभ ग्रह मिल रहे हों, यदि आपको शुभ ग्रह मिल रहे हों, तो जो अस्थाई व्यक्ति है, अर्थात जिसपे केस किया गया है, वो जीतेगा, उसकी जीत हो जाएगी। लेकिन वहीं यदि नवम भाव से दूसरे भाव तक, नौवा, 10वां, 11वां, 12, 1 और 2, इन भावों में शुभ ग्रह चले जाएं, तो आपका जो याई है, याई का तात्पर्य है कि आपका जो कॉम्पिटेटर है वो जीत जाएगा। लेकिन ठीक उससे विपरीत, यदि इन राशियों में अशुभ ग्रह चले जाएं, तो अस्थाई हार जाएगा, 2, 3 से लेके 8 तक। और 9 से लेके 2 तक में यदि पाप ग्रह चले जाएं, तो आपका जो आपसे जो कंपटीशन कर रहा है वो व्यक्ति हार जाएगा। जब हम कोर्ट केस की बात कर रहे हों या छठे भाव संबंधित चीजों की बात कर रहे हों, तो वहां पुरुषार्थ का एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है। 4 पुरुषार्थ है ना। पुरुषार्थ का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। पुरुषार्थ का महत्व क्या है? तो यहाँ जन्म कुंडली अर्थात प्रश्न कुंडली जो है वह भी यहाँ यह कह रही है, पृथ्वी आचार्य जी भी यहाँ लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि यदि पुरुष राशि कौन कौन सी है, यहाँ पे हम मेष को पुरुष राशि में नहीं लेंगे। मेष को पुरुष राशि में नहीं लेंगे। पुरुष राशि में सिर्फ इन 4 से 5 राशियों को दिया गया है: मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ।
यदि इन राशियों में प्रश्न कुंडली में शुभ ग्रह की स्थिति बन रही हो, शुभ ग्रह बैठे हों, या 11th 11वें और 12वें भाव में पुरुष राशि के अंतर्गत, पुरुष राशि कौन कौन से हैं? 3 5 7 9 और 11, इन राशियों में शुभ ग्रह बैठे हों, तो केस क्या हो जाएगा? डिसमिस नहीं होगा केस, यहाँ पे संधि पे चली जाएगी केस। संधि का तात्पर्य है कि भाई दोनों तरफ से समझौता कर लिया जाएगा, चलो आगे केस नहीं लड़ना है, समझौता कर लो। लेकिन वहीं यदि 3 6 9 और 12 लग्न में राशि चली जाए, 3 6 9 और 12 लग्न में राशि चली जाए, और उसमें पाप ग्रह जाकर स्थित हो जाए, या फिर जो द्विस्वभाव राशियां हैं उन सभी राशियों में पाप ग्रह जाकर प्रविष्ट हो जाएं, बैठ जाएं, तो आपका जो केस है ना वो लंबा चलेगा, कम से कम 10 20 साल खिंच जाएगा, यही स्थितियां बन जाएगी। तो ये 3 4 रूल या फिर कहें 7 8 रूल को लेकर आप एक कोर्ट केस के थ्योरी को समझेंगे। आपको समझना है कि प्रथम भाव जो है वो आपके सामने वाला है, और सप्तम भाव भाव जो है वो आप स्वयं हैं, और ऐसा समझ कर ही आप प्रश्न कुंडली को लेकर इसका विश्लेषण करेंगे। अब मान लीजिए अभी इस कुंडली पे ही ले लेते हैं, एक प्रश्न कुंडली बना ले इस समय का ही, उस पर बात कर लें तो बेहतर होगा। ठीक है, अभी की कुंडली रही। अब इस कुंडली को लेकर हम चलते हैं और देखते हैं कि भाई क्या स्थितियां बनती हैं, या फिर कैसे इसे हम देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे याई को। याई अर्थात जो हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है, जो जिसके साथ हमारा केस चलेगा, कोर्ट केस रहेंगे, उसके बारे में। तो वो प्रथम भाव हो गया, वहां गुरु बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है। फिर सप्तम को देखिए, वहां चंद्रमा बैठे हैं, यह भी अच्छी स्थिति में है। अब उससे ठीक नवम भाव को देखिए, उससे ठीक नवम भाव को देखिए कि वहां कोई बैठा हुआ है या नहीं है। वहां कोई बैठा हुआ नहीं है, लेकिन वहां मंगल की दृष्टि जा रही है। आप सप्तम से ठीक नवम को देखिए, वहां कोई ग्रह बैठा हुआ है, वहां भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, लेकिन एक खूबसूरती हमें वहां यह दिख रही है कि उस भाव का स्वामी जो है वो आकर सप्तम में बैठ गया है, उस पे किसी की दृष्टियां भी नहीं जा रही हैं। तो दोनों का नवम भाव अच्छी अवस्था में, एक का जो अस्थाई है उसका नवम भाव अच्छी अवस्था में है, जो याई है उसका नवम भाव डैमेज है। लड़ाई करने जा रहा है तो तीसरे भाव को देखेंगे हम। तीसरे भाव, याई से का जो तीसरा भाव है उसे देखिए, वहां कोई ग्रह नहीं है, दृष्टिवत किसी का संबंध हुआ नहीं जा रहा है। यदि शनि को बकरी को लेकर चलते हैं तो शनि की दृष्टि वहां जा रही है। ठीक वहां से विपरीत हम अस्थाई जो व्यक्ति है उसे देखते हैं, तो उसके तीसरे भाव पे मंगल की दृष्टि है, जो मंगल अस्थाई भाव का ही स्वामी है। तो एक तरीके से वो उसे बल प्रदान कर रहा है, ना कि वो हानि कर रहा है। क्योंकि किसी भी रूल को आप लगा रहे हैं, ज्योतिष का कोई भी रूल हो, जब तक उसके साथ आप अपनी बुद्धि को नहीं लगाएंगे, अपनी समझ को नहीं लगाएंगे, तब तक वह रूल आपको अच्छे तरीके से काम करता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि समझा जाए तो अस्थाई का जो पलड़ा हमें दिख रहा है, जो अस्थाई व्यक्ति है उसका जो केस हमें दिख रहा है वो थोड़ा मजबूत स्थिति में दिख रहा है, कि हाँ यह व्यक्ति जो है वो आगे जा सकता है। यहाँ एक चीजें पे हमें समस्या दिख रही है, वो क्या?
दसम भाव में शनि बैठ गया है, वो थोड़ा समस्यादायक हो रहा है। और लग्न से चतुर्थ में कोई ग्रह नहीं बैठा, लेकिन वहां भी शनि की दृष्टि जा रही है। लेकिन वहां जो शनि की दृष्टि जा रही है वो शुभ शनि की दृष्टि जा रही है। और यहाँ जो शनि बैठा है वो त्रिशराय होकर शनि बैठा है। ठीक है। तो यदि संभवतः यह हमें कहा जाए कि भाई इसका आप एक यह बताइए कि ये व्यक्ति जीतेगा या नहीं जीतेगा, तो हमारा जोर कहाँ ज्यादा होगा? हमारा जोर ज्यादा होगा अस्थाई के ऊपर। हमारा जोर ज्यादा कहाँ होगा? अस्थाई के ऊपर, कि अस्थाई जीत जाएगा। क्योंकि अस्थाई के ऊपर गुरु की भी दृष्टि जा रही है, जो चीजों को ठीक करता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है। कोर्ट केस से संबंधित आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो बताइए, अन्यथा आगे हम चलें। राहुल जी कोई प्रश्न? विपिन जी? नहीं है? अच्छा, ये जो प्रश्न है वो क्यों नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आया इस कारण से, या फिर सब समझ में आ गया इस कारण से? गुरु जी एक बार दोबारा थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वीडियो देखनी पड़ेगी। वो आप थोड़ा विलंब से पहुंचे हैं लगभग। जी गुरु जी। हाँ जी हाँ जी। अब हम बात करते हैं शुभ और अशुभ। उससे पहले बात कर लें हम, जैसे कोई व्यक्ति आया आपके आपसे पूछ रहा हो नौकरी के लिए। ठीक है। इस कुंडली से ही नौकरी के लिए वो पूछने आपसे आया है, तो आप क्या बताएंगे, नौकरी उसे हो जाएगी या नहीं होगी? ठीक सामने देखिए छठे भाव को। छठे भाव में शुभ ग्रह है या पाप ग्रह है? वहां राशि कौन सी यहाँ आपको मिल रही है? राशि वहां कौन सी आपको मिल गई? सातवीं राशि। सातवीं, 1 4 7 10 है। व्यक्ति अभी नौकरी में है? नहीं है। उसे नौकरी चाहिए, तो परिवर्तन को दिखा रहा है। वहां 1 4 7 10 परिवर्तन को दिखा रहा है। दूसरा, वहां बैठे हुए हैं शुक्र, जो उसी भाव के स्वामी हैं, जो अच्छा है, वृद्धि कारक है। तो वहां आप कहेंगे हाँ भाई आपको नौकरी मिल जाएगी। अब वहीं कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न कर रहा हो कंपटीशन को लेकर, कि मैं कंपटीशन में जा तो रहा हूं लेकिन उसे क्वालिफाई कर भी पाऊंगा या नहीं, तो वहां भी आप किसे लेके चलेंगे? इसे ही लेके चलेंगे। यहाँ छठा भाव की स्थिति ठीक है। उसके साथ यह भी देखेंगे आप कि एकादश की क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि छठा तो आपको दे ही रहा है सब कुछ, लेकिन एकादश जो है वो प्राप्ति स्थान है। क्या एकादश भी उसके साथ एग्री कर रहा है कि हाँ मैं भी आपको कुछ दे रहा हूं? यदि एकादश एग्री नहीं कर रहा है तो चीजों जो चीजें हैं वो उसे प्राप्त नहीं होंगी। और एकादश यदि एग्री कर रहा है तो चीजें उसे प्राप्त हो जाएंगी। संतान के लिए आपके पास प्रश्न है और इस कुंडली को लेकर है, तो वहां आपका क्या होगा उत्तर बताइए? क्या इस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी? बताइए राहुल जी, लता, अनुराधा, विपिन जी, बताइए। क्या इस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी? गुरु जी उसके लिए पंचम भाव देखेंगे ना। हाँ अच्छा अच्छा बिल्कुल। बस। और ये केतु बैठे हैं तो थोड़ा सा नहीं सर, दिक्कत होगी। राहु की दृष्टि नहीं होती है। गुरु जी हो सकती और है बट वो राहुल थोड़ी क्या? होने के टाइम पे प्रॉब्लम होगी। राहु की दृष्टि नहीं हो सकती है। सबसे पहले वहां देखिए राशि कौन सी है, अस्थाई राशि है। हो सकती है गुरु जी बट व्यक्ति थोड़ी किस सा हाँ, व्यक्ति किस प्रॉब्लम स्थिति होगी। में आकर आपसे प्रश्न पूछ रहा है? हमेशा सबसे पहले देखिए प्रश्नकर्ता का प्रश्न क्या है, उस प्रश्न में ही आपको उत्तर वहां मिल जाएगा।
जैसे प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि मुझे संतान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। ठीक है। वहां राशि आपको कौन सी दिखी? 3, 6, 9 और 12। आपको द्विसौहाव दिख गई। ठीक है। अब द्विसौहाव दिखने के साथ जी वहां, सुभाष सर। जी। जी, द्विसौहाव दिखने के साथ साथ आप वहां देखिए कि केतु, सूर्य और बुध बैठे हैं। केतु बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं और बुध बैठे हैं। एक तो वो ग्रह बैठा है जो 5वें से 12वां है, जो हानि कर रहा है सूर्य। उसके साथ बुध जो बैठे हैं जो उसी भाव के हैं। ठीक है। उसके साथ केतु बैठे हैं। अब इसमें देख लीजिए आपकी, हम द्विस्वभाव को दो टुकड़े में रखते हैं। दो टुकड़े द्विस्वभाव के हैं। 15 डिग्री, 0 से 15 डिग्री वो मूव करेगा, और 15 से 30 डिग्री जो है वो फिक्स रहेगा। तो ज्यादातर ग्रह कहाँ गए हैं? मूव में गए हैं या फिक्स में गए हैं? केतु मूव में आया है, सूर्य और बुध जो है वो फिक्स अवस्था में ही फिक्स है। में सर। फिक्स सूर्य में। बुध फिक्स में है। ठीक है। अब फिक्स में होने के कारण वो तो पहले से उसी स्थिति में है। परिवर्तन तो हमें किसी भी प्रकार यहाँ दिख नहीं रहा है। दूसरा यह कि शुभ ग्रह उसकी वृद्धि करेगा। तो वहां शुभ ग्रह बैठा है जो उसकी वृद्धि कर रहा हो? नहीं बैठा है। एक और रूल। अब वहां से देखिए आप कि उसके त्रिकोण में और देख केंद्र रहा है में, ना सर। वहां से गुरु भी तो देख रहे उसके, हैं। सर गुरु क्या? देख रहा है ना। 1 मिनट, समझ लीजिए, गुरु गुरु समझ उनको अपनी लीजिए, देख रहा है ना दृष्टि से देख सर। रहे हैं ना। पहले समझ लीजिए। अब वहां यह देखिए कि यह पंचम से त्रिकोण में और पंचम से केंद्र में क्या शुभ ग्रह बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। और साथ ही यह भी देखिए कि पंचम से अष्टम में कोई शुभ ग्रह बैठा हो या नहीं बैठा है। यदि पंचम से हम त्रिकोण देख रहे हैं तो त्रिकोण में हमें गुरु मिल गए, केंद्र में हमें शुभ ग्रह चंद्रमा मिल गए, लेकिन केंद्र में एक शनि भी आ गए, और अष्टम में हमें कोई भी पाप ग्रह नहीं मिला। ठीक है। अब ये जो अवस्था है वो अवस्था यह बन रही है, यदि हमें केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह मिल जाते, अष्टम में हमें शुभ ग्रह मिल जाते, तो स्थितियां हमें यह बन जाती कि इस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होगी। ठीक है। लेकिन केंद्र में और त्रिकोण में तो हमें शुभ ग्रह मिल गए, लेकिन केंद्र में हमें यह एक पाप ग्रह भी मिल रहा है। केंद्र में हमें एक पाप ग्रह भी मिल रहा है। और जिस भाव का प्रश्न है वो भाव भी हमें पीड़ित दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो जवाब होगा वो क्या होगा? संतान की प्राप्ति संभव नहीं है। यदि होगी भी तो बहुत कष्ट के साथ होगी, और संतान का जीवन भी कष्टमय ही रहेगा। अब प्रश्न कुंडली से उपाय भी आपसे लोग पूछते हैं, भाई उपाय क्या है, क्या करें? तो उस व्यक्ति को कहिए भाई जन्म स्थान दूर हो जाओ, जन्म स्थान को छोड़ दो, तो संभवतः संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और वहीं कोई व्यक्ति आपसे यह प्रश्न लेकर आया हो कि मुझे भूमि की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, मुझे भूमि की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, जायदाद का बंटवारा हो रहा है, जमीन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। जायदाद को छोड़ दिए, सिर्फ जमीन की बात करें। जमीन कौन सा भाव हो जाएगा? चतुर्थ भाव, प्रॉपर्टी, घर मकान। तो चौथे को देखिए, क्या वहां शुभ स्थितियां बन रही हैं? चौथे पे शुभ स्थिति बन रही है ग्रहों की। नहीं सर। शनि की सामने दृष्टि है। शनि देख रहे हैं, सामने शनि देख रहे हैं, और शुभ ग्रह वहां मौजूद नहीं है। उसके केंद्र और त्रिकोण में देखिए तो त्रिकोण खाली है। केंद्र की बात करें तो केंद्र में गुरु क्या? और चंद्रमा और शनि है। तो एक शनि है लेकिन गुरु और चंद्रमा आ रहे हैं, जो एक बल दे रहा है। फिर उससे अष्टम में देखिए कि क्या अष्टम में कोई पाप ग्रह मिल रहा है? तो मिल रहा है। तो पाप ग्रह मिल रहा है, केंद्र में ही पाप ग्रह मिल रहे हैं, अर्थात भूमि संबंधित जो भी प्रश्न इसका है वहां हम क्या कहेंगे, शुभ ना कहकर हम वहां कहेंगे भाई थोड़ी समस्या रहेगी आपको, जमीन की थोड़ी समस्याएं आपको रह सकती है।
किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, उसको आप इस प्रकार से काउंटर करेंगे और समझेंगे। जैसे कोई व्यक्ति आकर आपसे प्रश्न करता है कि मुझे उच्च पद की प्राप्ति होगी। उच्च पद की प्राप्ति होगी, अब उच्च पद कौन सा भाव है, बताइए। 10वां भाव। 10वां भाव। बिल्कुल। अब इस कुंडली में देखिए दसम भाव। एक मिनट, ये जो कुंडली है वो ऐसी की होगी ऐसी ही सर। रहेगी। हाँ, एक मिनट, थोड़ा इसे परिवर्तित कर देते हैं कुंडली को। इसे प्रश्न कुंडली समझकर ही हम समझेंगे, ठीक है। इसे प्रश्न कुंडली ही समझिए। अब यहाँ देखिए, इसे इस प्रश्न कुंडली से समझिए, क्या इस व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। दसम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, कोई नहीं। उससे आगे बढ़िए, दसम के त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हैं। गुरु और चंद्रमा बैठे हैं, केतु राहु भी बैठे हैं। राहु को रख लीजिए सामने वहां, और उसके सामने केतु को रख लीजिए भी आप। फिर पुनः यह देखिए कि इसके 1 4 7 10 अर्थात इसके जो केंद्र हैं, केंद्र में क्या क्या कोई शुभ ग्रह बैठे हैं, तो केंद्र में भी कोई ग्रह नहीं बैठा है। पुनः ऊपर जाइए और देखिए अष्टम में कोई ग्रह बैठा है, तो उससे अष्टम में भी कोई ग्रह नहीं बैठे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, उच्च पद की प्राप्ति होगी तो होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ शुभ ग्रह ज्यादा मिल रहे हैं, अशुभ ग्रह हमें कम मिल रहे हैं। तो उच्च पद की प्राप्ति इस व्यक्ति को होगी। दूसरा प्रश्न, जैसे कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न कर रहा है मकान को लेकर कि मेरा घर बनेगा या नहीं, तो आप चतुर्थ भाव से देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति व्यापार का प्रश्न कर रहा है कि व्यापार मेरा हो पाएगा या नहीं, तो उसे आप सप्तम से देखेंगे। उसे कहाँ से देखेंगे, आप सप्तम भाव से देखेंगे। अब यह सप्तम भाव से कैसे देखेंगे, तो जिस रूल को अभी अप्लाई हम लोग कर रहे हैं उसी रूल को लेकर आगे हम बढ़ेंगे। सप्तम में कोई ग्रह बैठा है, शनि बैठा है, पाप ग्रह है। उसके केंद्र में गुरु चंद्रमा है। उसके त्रिकोण में शुक्र मिल रहे हैं। तो गुरु शुक्र और चंद्रमा तीन ग्रह में मिल रहे हैं शुभ, और दो ग्रह हमें मिल रहे हैं पाप। लेकिन उससे अष्टम भाव में मंगल और सूर्य मिल रहे हैं, और सूर्य क्रूर है और मंगल पाप ग्रह है। तो यहाँ पे स्थितियां क्या रहेगी, हाँ आप दुकान खोल सकते हैं, ठीक ठाक रहेगा। कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न कर रहा हो कि क्या मेरा प्रमोशन होगा, क्या हमारा प्रमोशन होगा, तो प्रमोशन को हम किस भाव से देखते हैं, बताइए। प्रमोशन सर, हम्म। वही 10वें भाव से देखेंगे ना सर। छठे से छठा। जी। 11। अब छठे छठा अर्थात 11वें भाव को देखिए, वहां केतु बैठा है। उसके केंद्र में शुक्र है। उसके त्रिकोण में शुक्र आ रहे हैं, शनि आ रहे हैं। उसके केंद्र की यदि हम बात कर लें, केंद्र में मंगल सूर्य हैं।
बुध राहु हैं, तो स्थितियां यहाँ क्या बन रही है पदोन्नति की, कि इस व्यक्ति की पदोन्नति में हमें समस्या देखने को मिलेगी। तो एक रूल जिसे आप अप्लाई करेंगे, वो रूल क्या है? जैसे आपके पास कोई भी प्रश्न आया हो तो सबसे पहले देखिए कि अष्टम त्रिकोण और केंद्र में, अष्टम त्रिकोण और केंद्र में यदि शुभ ग्रह हैं और पाप ग्रह कहीं और स्थित है, ना ही अष्टम में है, ना ही वो केंद्र में है, ना ही वो त्रिकोण में है, तो वह जो प्रश्न करता है उसका जो प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे? शुभ देंगे, अच्छा देंगे। जो भी उसका प्रश्न हो उसका आप उत्तर उसे आप अच्छा देंगे, हाँ आपके साथ अच्छा होगा, शुभ होगा। इसे आप लग्न के साथ अप्लीकेबल करेंगे, और इसके साथ ही इसे आप अप्लाई कहाँ करेंगे? उस भाव के के साथ जिस भाव से आपका प्रश्न हो। लेकिन वहीं यदि केंद्र त्रिकोण और अष्टम भाव में हमें पाप ग्रह मिल रहे हों, तो कार्य की असफलता को हम कहेंगे। जो भी उसका कार्य होगा, जो भी उसके काम होंगे, उसके वर्क होंगे, उसमें हम क्या कहेंगे? भाई थोड़ी समस्या रहेगी। क्योंकि एक ज्योतिषी का काम एक कभी नहीं होता कि स्पष्ट रूप में कह दे भाई आपका काम नहीं होगा, या ऐसा भी नहीं है कि उसे आशा देके रखना है कि नहीं आपका काम हो जाएगा, रुक जाओ। वहां आप ऐसा कह सकते हैं थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा तो काम होगा। और जो मेहनत आपको दिख रहा था, जो आपको यूटिलाइजेशन उस प्रश्न कुंडली में आपको दिख रही है, उस यूटिलाइजेशन को उसके सामने रख दीजिए कि हाँ यह जो यूटिलाइजेशन है आपको करने की आवश्यकता है, आप इसे कर लीजिए तो आपका कार्य हो जाएगा, उसका काम हो जाएगा। जैसे आप नक्षत्र में पढ़ रहे हैं ना, यहाँ भी एक आप नक्षत्र का उपयोग करेंगे। जो प्रश्न करता है उसका नाम देखिए, यदि उसकी जन्म कुंडली है तो देखिए वह किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, उसका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है। यदि उस नक्षत्र में प्रश्न कुंडली के अंदर कोई पाप ग्रह आ जाए, यदि उस नक्षत्र में प्रश्न कुंडली के अंदर कोई पाप ग्रह आ जाए, तो वो क्या करेगा? वह वो समस्या क्रिएट कर देगा, अर्थात उसका जो कार्य है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं उसी स्थान पे मान लीजिए उस व्यक्ति का जन्म कुंडली नहीं है, तो नाम है, नाम है, नाम से आप उसके नक्षत्र तक जाएंगे, और उस नक्षत्र में देखिए कि क्या कोई पाप ग्रह उस नक्षत्र में बैठा है प्रश्न कुंडली के आधार पे। यदि है तो उस व्यक्ति का जो कार्य है वो संपूर्ण तरीके से नहीं हो पाएगा, उसमें थोड़ी समस्या उसे देखने को मिलेगी। तो शुभ और अशुभ का विचार आप इस तरीके से करेंगे, केंद्र से, त्रिकोण से और अष्टम से, जिस भी भाव से संबंधित आपका प्रश्न हो। जैसे कोई प्रश्न करने आपसे आया हो कि भाई मेरे पिता की सेहत जो है वो अच्छी नहीं है, तो पिता का प्रश्न है, पिता नवम भाव है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो आपके पास आएंगे और उनका सिर्फ एक ही काम होगा आपकी परीक्षा लेना, कि वे जो व्यक्ति है वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो वहां भी आप देख सकते हैं कि यदि नवम भाव और नवम से त्रिकोण भावों में केंद्र में पाप ग्रह हैं, तो उसके पिता की समस्या रहेगी। यदि वहां पाप ग्रह नहीं है तो उसके पिता की समस्या नहीं है। जैसे आप लग्न कुंडली का उपयोग करते हैं, जैसे आप जन्म कुंडली का उपयोग करते हैं, वैसे ही आप प्रश्न कुंडली का भी उपयोग करेंगे। कोई व्यक्ति प्रश्न लेकर आया है कि पिता की सेहत ठीक नहीं है, तो पिता नवम भाव, तीन स्थानों पे आप फिर वहां जोड़ देंगे। कौन कौन से स्थानों पे? नवम भाव, नवम से छठा दूसरा भाव, और नवम से आठवां, नवम से आठवां चौथा भाव। इन भावों का यदि दशा चल रहा हो, या इन भावों पे अशुभ ग्रह गोचर में हो,
तो उसके पिता की सेहत खराब आपको दिखेगी, अन्यथा नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लाभ को लेकर। लाभ को लेकर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। लाभ के लिए क्या करना होगा हमें। अब लाभ में लोगों का प्रश्न आएगा कि मुझे इस चीजें की प्राप्ति होगी, मैं यह कार्य करूं तो वहां से मुझे लाभ होगा या नहीं होगा। इन सब से संबंधित आपके पास प्रश्न आएंगे। उसके लिए जैसे जो प्रश्न कुंडली है उसमें तीसरा भाव, पांचवा भाव, छठा, सातवां और 11वां, 3, 5, 6, 7 और 11, इन भाव में यदि शुभ ग्रह हो, इन भाव में यदि शुभ ग्रह हो, तो प्रश्नकर्ता का जो भी प्रश्न है, जिस प्रश्न को लेकर वह आपके समक्ष आया है, उसमें उसकी हानि नहीं होगी, उसका लाभ होगा। 3, 5, 6, 7 और 11 जिस भाव से संबंधित है वह भाव, इन भावों में यदि शुभ ग्रह हैं, पाप ग्रह नहीं है, तो प्रश्नकर्ता का जो भी प्रश्न है उस प्रश्न से संबंधित उसे लाभ की ही प्राप्ति होगी, उसके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा, बेनिफिट ही होगा उसका। लेकिन इससे विपरीत यदि इन्हीं स्थानों में और जिस भाव से उसका प्रश्न है उस भाव में 3, 5, 6, 7 और 11, इन भावों में या जिस भाव से प्रश्न किया गया उस भाव में पाप ग्रह बैठे हैं, तो उसके उस कार्य की लाभ ना होकर उसकी हानि होगी। लाभ ना होकर वहां उसकी हानि हो जाएगी। अब कोई पूछने आया है, भाई मेरा मकान जो है वो तो फ्लैट जो है वो हमारा सब ठीक हो गया है, मिल जाएगा मुझे, अब वहां आपको मिल गया तो आप क्या कहोगे, हानि कहोगे। और जब हम लाभ की बात करते हैं तो लाभ के लिए देखना होता है हमें एकादश भाव। एकादश के साथ हम पंचम को देखते हैं, पंचम के साथ तृतीय को देखते हैं, तृतीय के साथ हम नवम को देखते हैं। तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा स्वामी नवम को देखेगा, पंचम में बैठा स्वामी एकादश को देखेगा, नवम में बैठा स्वामी भाग्य की वृद्धि करेगा, एकादश में बैठा स्वामी लाभ की वृद्धि करेगा। तो यदि इन स्थानों में आपको शुभ ग्रह मिल रहे हैं, तो प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है उसमें उसे लाभ होगा। यदि इन स्थानों में आपको पाप ग्रह मिल रहे हैं, तो प्रश्नकर्ता के प्रश्न के अनुसार आपको वहां हानि कहनी पड़ेगी। जैसे भूमि का प्रश्न है, पद का प्रश्न है, या विशेष कोई प्रश्न हो जिसमें विशेष धन या विशेष आर्थिक लाभ हो। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आकर आपसे पूछ रहा हो, भाई हमारा जो है वो पेन चोरी हो गया, मिलेगा या नहीं मिलेगा। वहीं कोई व्यक्ति आपसे पूछने आ रहा हो कि भाई मैं मुख्यमंत्री के लिए लड़ने जा रहा हूँ, क्या मुझे विजय की प्राप्ति होगी। तो वहां आप विशेष प्रश्न के लिए सप्तम और दसम भाव को देखेंगे, क्योंकि चौथे से चौथा, 10वें से 10वां सप्तम भाव है, और दसम भाव की भूमिका आप लोग जानते ही हैं। तो सप्तम और दसम भाव में यदि शुभ ग्रह मिल रहे हो, तो व्यक्ति को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। विशेष लाभ की प्राप्ति जातक को होती है, प्रश्नकर्ता को होती है। वो विशेष लाभ क्या है। जैसे भूमि का प्रश्न है, या अपने मान सम्मान का प्रश्न है,
राजनैतिक कैरियर का प्रश्न है, उच्च पद का प्रश्न है, भूमि का प्रश्न है, तो इन सभी प्रश्नों के लिए आप इसका उपयोग करेंगे। इससे थोड़ा अलग, या तो धन का है, भूमि का है, वैभव का है। मान लीजिए प्रश्न कुंडली के कुंडली में प्रथम में, दूसरे में और पंचम में, पहला, दूसरा और पांचवा, इन स्थानों में शुभ ग्रहों इन स्थानों में शुभ ग्रहों तो प्रश्नकर्ता को सम्मान की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, उच्च पद की प्राप्ति होती है, धन का लाभ होता है।